स्वागत है आपका प्यारे से चैनल केमिस्ट्री सखा पे और मैं हूं केमिस्ट्री एक्सपर्ट मनोज शर्मा। बेटा जी, आपका चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री में जो इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर था उसमें आप लोगों ने कोलोइडल सॉल्ट को प्यूरीफाई करने के मेथड्स के बारे में सीखा था। जो आज का वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कोलोइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ की। इनफैक्ट कोलोइडल सॉल्यूशन में भी जो प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं इस लेक्चर में वो कोलोइडल सॉल्ट की हैं। इमल्शन और जेल के बारे में जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो कॉपी और पेन निकालिए, तैयार हो जाइए नोट्स बनाने के लिए और समझने के लिए। लेकिन उससे पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि पीछे वाले वीडियो लेक्चर्स आपके देखे हुए होने चाहिए इस चैप्टर के। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएंगे। वहां से आप पहले कोलोइडल सॉल्यूशन के पहले वाले लेक्चर्स देखिएगा और उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइए। फिलहाल इस लेक्चर को अगर कंटिन्यू करें तो आप कॉपी और पेन उठाइए और लिखने के लिए तैयार हो जाइए। प्रॉपर्टीज़ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस में हमें जो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करनी है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी। तो ये सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हमें कोलोइडल सॉल्यूशंस की या सॉल्ट की। तो बेटा जी, शुरुआत अगर हम करें फिजिकल प्रॉपर्टीज से, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये दो या तीन छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। आप डालेंगे हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशंस, उसमें फर्स्ट आप डालेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट होगी हेट्रोजीनियस कैरेक्टर। देखिए, ये बात हम लोग बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं जब आपको सॉल्यूशन चैप्टर बताया था। वहाँ पे कहा था कि मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं होमोजीनियस और दूसरे होते हैं हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वो होते हैं जहाँ पर केवल एक फेज होता है, जहाँ पर कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन यूनिफॉर्म होती है, वो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशंस में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर एक से ज़्यादा फेजेस होते हैं और जब फेजेस का नंबर एक से ज़्यादा होता है तो वहाँ के मिक्सचर को क्या बोला जाता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो पहली प्रॉपर्टी लिखिएगा हेट्रोजीनियस कैरेक्टर। इसमें आप दो लाइनें लिखें, इन कोलोइडल सॉल्यूशंस डिस्पर्जन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज फॉर्म डिफरेंट फेजेस, हेंस कोलोइडल सॉल्यूशंस आर हेट्रोजीनियस इन नेचर। सेकेंड है फिल्ट्रेबिलिटी। इसके बारे में भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं इस चैप्टर की शुरुआत में। फिल्ट्रेबिलिटी की अगर बात की जाए तो आपको बताया गया था कोलोइडल सॉल्यूशंस के जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो इतना छोटा तो होता है कि वो नॉर्मल फिल्टर पेपर से निकल जाएगा, लेकिन इन पार्टिकल्स का साइज इतना भी छोटा नहीं होता है कि इनको पार्चमेंट पेपर से पास किया जा सके। तो लिखिएगा दूसरी प्रॉपर्टी फिल्ट्रेबिलिटी में, कोलोइडल पार्टिकल्स कैन बी पास्ड थ्रू normal filter paper but they can not be passed through parchment paper or semi permeable membrane. Can not be passed through parchment paper or semi permeable membrane. थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे विजिबिलिटी एंड कलर। देखिए बेटा, ये बात भी पहले हो चुकी है, कोलोइडल पार्टिकल्स को हम नेकेड आइज से या माइक्रोस्कोप से देख नहीं सकते। हाँ, ये भी बात हुई थी कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट की स्कैटरिंग करते हैं जिसको अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व किया गया है। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट से कलर क्या मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि जो पार्टिकल्स हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स हैं, उनका साइज क्या है। भाई बहुत सीधी सी बात है, पार्टिकल्स अगर हैं तो पार्टिकल्स के ऊपर जब लाइट पड़ेगी तो वो किस लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर पार्टिकल्स बड़े होंगे थोड़े तो वो ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे। अगर पार्टिकल्स बहुत छोटे होंगे तो जो स्कैटरिंग होगी वो छोटी वेवलेंथ वाली लाइट की होगी।
और छोटी वेवलेंथ की लाइट कौन सी होती है, वो आपको पता है ब्लू कलर की होती है। तो जनरली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब लाइट को डाला जाए और 90 डिग्री के एंगल से उसको ऑब्जर्व किया जाए, जो स्कैटरिंग होती है, ज़्यादातर स्कैटरिंग 90 डिग्री के एंगल पे होती है। जैसे इस तरीके से आपने ये कोलोइडल सोल्यूशन ले लिया और यहाँ से लाइट को आपने डाला, तो जो स्कैटरिंग होती है वो 90 के एंगल पे होती है। और ये भी देखा गया कि ज़्यादातर जो स्कैटरिंग होती है वो ब्लू लाइट की होती है। क्यों? क्योंकि जो ब्लू लाइट होती है या वायलेट लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। वेवलेंथ कम होने की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो ऑलरेडी बहुत छोटे हैं, तो छोटे पार्टिकल्स छोटी वेवलेंथ की लाइट को ही स्कैटर कर सकते हैं, इसलिए ब्लू लाइट जो होती है वो यहाँ पर स्कैटर हो जाएगी। तो अगर यहाँ से देखा जाएगा तो यहाँ से जो कलर दिखाई देगा वो ब्लू दिखाई देगा, और इधर की तरफ जब आप जाएंगे तो यहाँ से कलर आपको जो बचा हुआ कलर होगा वो दिखाई देगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर क्या कलर दिखाई देता है। अगर आपको विजिबिलिटी एंड कलर में लिखना है तो सबसे पहले लिखिएगा विजिबिलिटी के बारे में, लिखें कोलोइडल पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाई नेकेड आइज और बाई colloidal particles can not be seen by naked eyes or by microscope। फुल स्टॉप के बाद scattering of light is observed, scattering of light by colloidal particles is observed by ultra microscope। तो विजिबिलिटी की बात हो गई। फिर लिखेंगे कलर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स, चाहे तो ब्रैकेट में लिख लें, एज वी नो व्हेन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज स्मॉल दे कैन स्कैटर द लाइट ऑफ स्मॉल वेवलेंथ। कलर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमें ये बात पता है अगर छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर अगर कम है तो वो छोटी वेवलेंथ की लाइट को ही स्कैटर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल में लिखिएगा व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू द मिल्क, मिल्क भी एक कोलोइडल सोल्यूशन होता है, इमल्शन होता है। व्हेन लाइट इज पास्ड थ्रू द मिल्क the color of scattered light is blue, the color of scattered light is blue and the color of transmitted light जो पार निकल गई, मतलब जिसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई लाइट के साथ, and the color of transmitted light is red क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। तो ये तो बात हो गई विजिबिलिटी एंड कलर की। तब हम बात करेंगे सेकेंड प्रॉपर्टी डालेंगे। फर्स्ट हो गई फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकेंड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। भाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं जहां पर आप लोगों ने सोल्यूशन पढ़ा था। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, आपको याद होगा, जैसे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक ऑस्मोटिक प्रेशर, सेकेंड, थर्ड थी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और लास्ट थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज तो वही होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या हैं? जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज़्यादा होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आएगी निकल के, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज़्यादा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज़्यादा होगा। अब है क्या, आपने ट्रू सोल्यूशन बनाया और आपने एक तरफ कोलोइडल सोल्यूशन बनाया। मान लो आपने सेम मास डाला सोल्यूट का जितना मास आपने यहाँ डाला ट्रू सोल्यूशन में, इस तरीके से देख लो, ये ट्रू सोल्यूशन है, यहाँ पर आपने सोल्यूट का W ग्राम डाला और ये आपने कोलोइडल सोल्यूशन बनाया। यहाँ पर आपने जो डिस्पर्स्ड फेज डाला उसका भी W ग्राम ऐड किया। W ग्राम मतलब मास दोनों का सेम है, दोनों बारी यहाँ उसको सोल्यूट बोलते हैं और यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज बोलते हैं। दोनों का मास सेम है, फिर भी
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज जो होंगी वो यहां पर कम होंगी, कोलोइडल सॉल्यूशन में कम होंगी। कम क्यों होंगी? क्योंकि कोलोइडल प्रॉपर्टीज की वैल्यू मास पे डिपेंड नहीं करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स निकाले कैसे जाते हैं, यानी मोल कैसे निकाले जाते हैं? मोल होते हैं मास अपॉन मोलर मास। अब मास तो दोनों में सेम हो गया, मोलर मास कोलोइडल पार्टिकल्स का ज्यादा होगा, क्योंकि कोलोइडल पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है, वो पार्टिकल्स बड़े होते हैं, तो मोलर मास ज्यादा होगा। तो फिर ऐसे केस में यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम आएंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम आने की वजह से यहां पर कोलोइडल प्रॉपर्टीज का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी कम होगा। लिखिएगा, कोलोइडल, इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में लिखें, कोलोइडल सॉल्ट्स शो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, but in these cases magnitude of colloidal properties is very small. Magnitude of colligative properties is very small. It is due to high molar mass of colloidal particles and less number of particles of colloidal particles. It is due to high molar mass of colloidal particles and less number of colloidal particles. दोनों एक ही बातें हैं। ये तो हो गई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी की। एक ही मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, ब्राउनियन मूवमेंट। देखिए, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन नाम के, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐसे करके ये पानी लिया और पानी में पॉलन ग्रेन्स को डाला। पॉलन ग्रेन्स तो जानते ही होंगे, प्लांट से मिलते हैं, ज़्यादा कुछ मुझे भी नहीं पता। तो ये पॉलन ग्रेन्स को डाला, तो इन्होंने माइक्रोस्कोप से जब ऑब्जर्व किया तो ये देखा कि जो पॉलन ग्रेन्स थे वो जिगजैग मोशन कर रहे थे इस तरीके से, मतलब जिसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं था। तो इस जिगजैग मोशन को उन्हीं के नाम से, साइंटिस्ट के नाम से ही मोशन को नाम दे दिया गया था ब्राउनियन मूवमेंट। अब अगर हम बात करें कि यहां पर कोलोइडल सॉल्यूशंस में ऐसा क्या है, कोलोइडल सॉल्यूशंस में भी ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो भी इसी टाइप की मोशन करते रहते हैं। ये पार्टिकल अभी इधर गया, फिर इधर चला गया, मतलब कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इधर इधर ऐसे करके ये जिगजैग मोशन कोलोइडल पार्टिकल्स की चलती रहती है। तो जो कोलोइडल पार्टिकल्स की कॉन्टिन्यूअस जिगजैग मोशन होती है, जिगजैग का मतलब जिसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है कि किधर की तरफ पार्टिकल मूव करेगा, उसी मोशन को रॉबर्ट ब्राउन के नाम से ही क्या नाम दे दिया गया, ब्राउनियन मूवमेंट दे दिया गया। तो बेटा ब्राउनियन मूवमेंट नाम तो दे दिया गया, लेकिन मेन चीज जो हमें यहां पर पढ़नी है वो ब्राउनियन मूवमेंट क्या है ये तो हमने पढ़ लिया। ब्राउनियन मूवमेंट की वजह क्या है और ब्राउनियन मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमारे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल हैं एग्जाम के नज़रिए से। तो लिखिएगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टी में ब्राउनियन मूवमेंट, और ब्राउनियन मूवमेंट में लिखें जिगजैग एंड कॉन्टिन्यूअस मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। जिगजैग का मतलब ही है, जिगजैग का मतलब आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं हैविंग नो पैटर्न, पैटर्न इज नॉट फिक्स्ड। जिगजैग एंड कॉन्टिन्यूअस मोशन ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। ज्यादा कहानी ना लिख करके हम सीधे सीधे टू द पॉइंट बात करें तो अब आप डालेंगे कॉज ऑफ मोशन। मोशन की कॉज क्या है बेटा जी, सुनिएगा। मोशन की कॉज ये बताई गई है, जो डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो तो छोटे छोटे होते हैं, उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो तो घूमेंगे ही घूमेंगे। जब वो घूम रहे होते हैं तो वो कोलोइडल पार्टिकल्स से टकराते हैं,
और कोलोइडल पार्टिकल्स से टकराने की वजह से जब बहुत सारे पार्टिकल्स टकराते हैं तो कोलोइडल पार्टिकल्स में भी मोशन की प्रॉपर्टी आ जाती है। ये इसका रीजन बताया गया। तो कॉज ऑफ मोशन में लिखिएगा ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्जन मीडियम, particles of dispersion medium collide with the particles of dispersed phase from all sides exerting unequal force। मतलब हर तरफ से होते तो हैं लेकिन जो फोर्स लगता है वो हर तरफ से इक्वल नहीं होता है। exerting unequal force and causing the colloidal particles to move, causing the colloidal particles to move। ये तो कॉज हो गया। इसकी इंपॉर्टेंस में लिखिएगा, पहली इंपॉर्टेंस है फर्स्ट, ध्यान देना, कोलोइडल पार्टिकल का मास थोड़ा ज़्यादा होता है। ऐसा हो सकता है कि कोलोइडल पार्टिकल सेटलिंग की तरफ जा रहा हो और जब ये ब्राउनियन मूवमेंट करेगा, इस पर इधर से टक्कर लग गई तो ऊपर की तरफ मूव कर गया, तो जो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है वो असर नहीं कर पाता है कोलोइडल पार्टिकल्स पे ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट और ये सेटल होने से बच जाते हैं। तो इसका जो इंपॉर्टेंस है एग्जाम में पूछे भी गए हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें जो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं या प्रॉपर्टीज की ही हम बात करें तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहीं से स्टार्ट होती हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज से। ब्राउनियन मूवमेंट की वजह क्या है ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्राउनियन मूवमेंट के एप्लीकेशन यानी इंपॉर्टेंस क्या है ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ब्राउनियन मूवमेंट का कॉज तो मैंने आपको बता ही दिया कि डिस्पर्जन मीडियम के पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जब ये कोलोइडल पार्टिकल्स से टकराते हैं तो उनको भी मूव करने के लिए मजबूर कर देते हैं। और इसका इंपॉर्टेंस या इसकी एप्लीकेशन लिखिएगा ड्यू टू ब्राउनियन मूवमेंट force of gravity is opposed and colloidal particles do not settle down ये पहला एप्लीकेशन है मेन। दूसरा एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन लिखा तो हम आपको देंगे लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटल या कहें कि डिटेल्ड स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं है, लिख लीजिए दूसरा, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो नंबर। तब हम बात करेंगे फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑप्टिकल प्रॉपर्टी। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में जो हमें पढ़ना है वो टिंडल इफेक्ट पढ़ना है। ये उसका डायग्राम यहां पर बना हुआ है, हम आपको समझाते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखिए, ये कोई अगर ये मान लिया हमने ट्रू सॉल्यूशन लिया, अगर ये ट्रू सॉल्यूशन है तो ट्रू सॉल्यूशन वाले केस में बिल्कुल इसे ऐसे कमरे में रखा गया जहां पर डार्कनेस है, मतलब अंधेरा है, और यहां से आपने क्या किया, ये एक टॉर्च ली और टॉर्च से आपने क्या किया, यहां पर लाइट को डाला। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि वो इस लाइट के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, कोई छेड़खानी नहीं करते हैं लाइट के साथ। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ये तो आपको पता ही है। तो लाइट एज सच कहां चली जाएगी, स्ट्रेट लाइन में, यहां से ट्रांसमिट हो जाएगी। और अगर आप यहां से देखोगे तो आपको ये बिल्कुल ये डायरेक्टली क्या दिखाई देगी, टॉर्च से आती हुई रोशनी दिखाई देगी। अगर आप यहां से देखोगे 90 के एंगल से तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, डार्कनेस ही दिखाई देगी। वजह यही है कि भाई लाइट सीधे चली गई, लाइट यहां से यहां आपकी आंखों पे तो गई नहीं, और जब तक आपकी आईज से लाइट को स्ट्राइक नहीं करेगी तब तक आपको कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। लेकिन जब यही हम कोलोइडल सब्सटेंस ले लें,
कोलोइडल सब्सटेंस अगर लें, कोलोइडल सॉल्यूशन लें, तो कोलोइडल पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स से बड़ा होता है। तो पार्टिकल्स का साइज बड़ा होने की वजह से वो लाइट को रिफ्लेक्ट, जैसे अगर हम कहें कि रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्शन के तो कुछ लॉज भी होते हैं, प्रॉपरली उनको फॉलो करना चाहिए, वो सब तो नहीं हो पाता है यहाँ पे। लेकिन हाँ, लाइट के साथ कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जरूर होता है, और जब लाइट पार्टिकल से टकराती है, कोलोइडल पार्टिकल से, तो क्या करता है, कोलोइडल पार्टिकल जो रे थी उसके रास्ते को बदल देता है, रास्ते को बदल देता है, यानी लाइट की क्या हो गई, स्कैटरिंग हो गई, लाइट की स्कैटरिंग हो जाती है। अब लाइट की जब स्कैटरिंग हो जाएगी तो पूरी की पूरी व्हाइट लाइट इधर की तरफ नहीं जा पाएगी। अच्छा, अब ये बात सुनिएगा, स्कैटरिंग कौन सी लाइट की ज्यादा होगी, पार्टिकल्स का साइज छोटा है तो उस लाइट की स्कैटरिंग ज्यादा होगी जिसकी वेवलेंथ छोटी है, और वेवलेंथ छोटी किसकी होती है, वेवलेंथ छोटी होती है ब्लू लाइट की। तो सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होती है वो किसकी होती है, ब्लू लाइट की होती है, और 90 डिग्री के एंगल पे होती है। तो ब्लू लाइट इस तरफ चली गई, ज्यादातर ब्लू लाइट कहां चली गई, इस तरफ। और अगर इसको हम यहां पर माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये कैसा दिखाई देगा, ये ब्लू कलर का दिखाई देगा। और यहां से अगर हम देखेंगे तो हमें ब्लू कलर नहीं, कुछ और कलर, मतलब ब्लू कलर निकलने के बाद जो कलर मिलता है, जिसकी स्कैटरिंग सबसे कम हुई, और सबसे कम स्कैटरिंग किसकी होती है, रेड कलर की होती है। तो यहां से जो कलर दिखाई देगा वो कौन सा होगा, रेड होगा। कुछ कोलोइडल सॉल्यूशंस ऐसे भी होते हैं जहां पर पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है, 1000 एंगस्ट्रॉम से भी बड़ा होता है, उन वाले केसेस में कलर चेंज हो जाएगा। तो फिलहाल इन जनरल की बात करें तो ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपसे कोई पूछे ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा क्यों होती है, तो आपको आंसर यही देना है, कोलोइडल पार्टिकल्स का डायमीटर कम होता है, डायमीटर कम होने की वजह से वो कम वेवलेंथ वाली लाइट यानी ब्लू कलर की लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा करते हैं, और रेड कलर की स्कैटरिंग नहीं हो पाती है। तो ये वजह होती है। ये जो हुआ है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, यही क्या होती है, यही ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है। इसको थोड़ा सा और सिस्टमैटिक वे में दिखाया गया है। जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा वो टिंडल इफेक्ट बताया, टिंडल इफेक्ट पूछा जाएगा। टिंडल इफेक्ट क्या है, अब सुनो। ये लाइट का एक सोर्स लिया, लाइट के सोर्स से पहले लाइट को हमने क्या कर लिया, ये डाइवर्जिंग मैनर में दी, कन्वर्ज किया, स्लिट लगा दी, सो दैट बहुत ज्यादा लाइट ना जा पाए, हम अपने एक्सपेरिमेंट को ठीक से ऑब्जर्व कर सकें, उतनी लाइट ही जाए। ये सब पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट कहां हो रहा होगा, डार्क रूम में। डार्क रूम में अब हमने क्या किया, ये कन्वर्जिंग लाइट को डाला, कहां डाला, कोलोइडल सॉल्यूशन में। ये जो है ये क्या चीज है, ये है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो हमने कन्वर्जिंग लाइट बीम को कोलोइडल सॉल्यूशन में डाला, कुछ इस तरीके से, कुछ इस डिस्टेंस से लेंस लगा के डाला कि ये सॉल्यूशन के बीच में जाकर के कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हो। जब हम कन्वर्जिंग बीम को डालते हैं और 90 डिग्री के एंगल से माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पर ब्लू कलर की कोन्स दिखाई देती हैं। अगर हम ये कन्वर्जिंग नहीं डालते, डायरेक्टली लाइट डालते, तो पूरा का पूरा ब्लू कलर का उस तरीके से होता, तो ऑब्जर्वेशन उतना अच्छा हो नहीं पाता। ऑब्जर्वेशन को बिल्कुल क्लियर तरीके से देखने के लिए क्या किया गया, कन्वर्जिंग बीम को डाला गया। कन्वर्जिंग बीम को जब डाला तो यहां पर कोन लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, एक कोन ये बनेगी, इंटरसेक्ट होने के बाद दूसरी कोन ये बनेगी। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लाइट ऐसे डालते कि डायरेक्टली यहां पर इंटरसेक्शन होता तो फिर जो कोन बनती वो एक ही कोन बन पाती। तो यहां पर जो कोन बनती है, इन कोन्स को हम क्या कहते हैं, टिंडल कोन्स। टिंडल कोन है ये भी टिंडल कोन है, और इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो अगर हमें टिंडल इफेक्ट में लिखना पड़े है क्या, अगर हम शुरुआत से आपको थोड़ा लिखाएं तो इस तरीके से कुछ हम बात करेंगे। व्हेन अ कन्वर्जिंग, आप लिखते जाइए, मतलब ये है क्या ये लिखेंगे, इसकी वजह क्या है ये लिखेंगे, और इसके कुछ एप्लीकेशंस इनके बारे में बात करेंगे। तो लिखिएगा, व्हेन अ कन्वर्जिंग, डायग्राम आप यही बनाएंगे,
when a converging beam of light is passed through colloidal solution placed in a dark room and it is observed and when observed from the perpendicular direction of the direction of light, and when observed from the perpendicular direction of the direction of light, path becomes bluish. path becomes bluish मतलब ये तो एक्सपेरिमेंट हो गया। फुल स्टॉप के बाद जब हमने लाइट को डाला तो और 90 डिग्री के एंगल से ऑब्जर्व किया, ग्रामेटिकली आप सेंटेंस को थोड़ा और ठीक कर सकते हो, 90 डिग्री से ऑब्जर्व किया तो इसका पाथ कैसा हो गया, ब्लू कलर का हो गया। फुल स्टॉप के बाद लिख लो, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इट इज ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलोइडल पार्टिकल्स, बाय कोलोइडल पार्टिकल्स। फुल स्टॉप के बाद इट इज टिंडल इफेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। फिर नई लाइन से आप थोड़ा अच्छी भाषा में इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। टिंडल इफेक्ट में बी डिफाइंड एज, टिंडल इफेक्ट में बी डिफाइंड एज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलोइडल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ कोलोइडल सॉल, प्रेजेंट इन अ कोलोइडल सॉल। अब यहां पर कुछ चीजें जो बनती हैं, एक नोट लिखिएगा, मतलब एक तो आपको यही बताना है कि स्कैटरिंग सबसे ज्यादा ब्लू लाइट की ही क्यों होती है। इस नोट में लिखिएगा, एज वी नो साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज नॉट वेरी लार्ज। फुल स्टॉप के बाद, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स they scatter the light of small wavelength, ब्रैकेट में blue light, they scatter the light of small wavelength, ब्रैकेट में blue light। तो हमने आपको क्या क्या बता दिया यहां पर, जो फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, डेफिनेशन बता दी। डेफिनेशन के बाद हमने क्या बता दिया आपको, कॉज बता दिया। कॉज क्या है भाई, ये जो पाथ होता है वो ब्लू हो जाता है, उसका कॉज क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्लू कलर की सबसे ज्यादा क्यों होती है वो भी आपको बता दिया, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कैसी होती है, छोटी। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू, जो आसमान होता है वो हमें नीले रंग का क्यों दिखाई देता है, उसकी सीधी सी वजह है कि जब सन से लाइट आती है तो जो एयर है, एयर में डस्ट पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं, डस्ट पार्टिकल्स एयर में सस्पेंड होकर के उसको क्या बना देते हैं, उसको कोलोइडल सॉल बना दे, सॉल नहीं सॉरी, कोलोइडल सोल्यूशन बना देते हैं। कोलोइडल सोल्यूशन बन गया। अब कोलोइडल सोल्यूशन के थ्रू होते हुए लाइट आ रही है, जब लाइट आ रही है तो कोलोइडल पार्टिकल्स यानी डस्ट पार्टिकल्स क्या करेंगे, उस लाइट की स्कैटरिंग करेंगे। स्कैटरिंग कौन से लाइट की सबसे ज़्यादा होगी, स्कैटरिंग जो होगी सबसे ज़्यादा वो ब्लू कलर की होगी, क्योंकि ब्लू कलर की लाइट की वेवलेंथ कैसी होती है, छोटी। तो जैसे ये आसमान है, लाइट ऐसे आई, पार्टिकल्स ने क्या किया, पार्टिकल्स ने ब्लू कलर की लाइट को स्कैटर कर दिया, ऐसे स्कैटर कर दिया, यहाँ की तरफ या ऊपर की तरफ भी कर दिया या ऐसे कर दिया। इस तरीके से आप इधर देखोगे या इधर भी देखोगे, ऐसे देखोगे तो हर तरफ ऊपर जो दिखाई देगा, आसमान आपको दिखाई देगा, वो कौन से कलर का दिखाई देगा, वो ब्लू कलर का दिखाई देगा। हालांकि ये तो हम आपको जब कराएंगे एप्लीकेशंस ऑफ कोलोइड्स तो वहां पर अलग से लिखाने वाले हैं, लेकिन यहां आपको समझा दिया। तो बेटा अगर हम बात करें ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज यानी टिंडल इफेक्ट की, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हमने आपको बताया, जब डार्क रूम में कोलोइडल सॉल को रखोगे और कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट को पास कराओगे तो इस तरीके से यहां पर ये पाथ कैसा हो जाएगा, पाथ इज इल्यूमिनेटेड विद ब्लू लाइट, ब्लू लाइट से एलिमिनेट हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं।
टिंडल इफेक्ट को हमने रीडिफाइन कर दिया एक कंडेंस्ड फॉर्म में, इसकी वजह आपको बता दी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स। ब्लू ही क्यों, ये वजह भी आपको बता दी। तब आप इसकी लिखिए कंडीशंस, तब आपको टिंडल इफेक्ट बेस्ट मिलता है। कंडीशंस में पहली कंडीशन लिखिएगा, पहली कंडीशन है द डायमीटर ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स शुड नॉट बी much smaller than the wavelength of light, should not be much smaller than the wavelength of light। wavelength of light से कोलॉइडल पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, there should be large difference, there should be large difference in refractive indices of colloidal solution। refractive indices, indices बोल सकते हो, index भी बोल सकते हो, refractive indices या refractive index of colloidal solution and medium। मीडियम और कोलॉइडल सॉल्यूशन के रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में अच्छा अंतर होना चाहिए। ये तो कंडीशंस हो गई, बाकी इसकी इंपॉर्टेंस लिखिएगा। इंपॉर्टेंस, पहली इंपॉर्टेंस है इन द काउंटिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, इन द काउंटिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स। है नहीं सिलेबस में, कैसे काउंट करते हैं? जिग्मोंडी नाम के साइंटिस्ट ने एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोप बनाई थी, उसके थ्रू काउंटिंग की थी। काउंटिंग कैसे की थी ये आपके मतलब की चीज नहीं है। इन द काउंटिंग ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स, एक इंपॉर्टेंस ये हो गई। दूसरी, दिस प्रॉपर्टी, मतलब वही टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट कंफर्म्स द हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। इस तरीके से ये 4 कोलॉइडल प्रॉपर्टीज खत्म कर ली। बेटा 4th नंबर की प्रॉपर्टी जो कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी थी, इसको पढ़ने के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एकेडमिक्स में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी, वो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अपने आप में ही बहुत बड़ी है, अकेले इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी का ही एक वीडियो लेक्चर बन जाएगा आराम से। तो इस लेक्चर में उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं, नए लेक्चर में हम लोग उसको फ्रेश माइंड से पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज़ वहाँ पर मिस नहीं करनी है। तो जो आज प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई गई, 4 प्रॉपर्टीज, जिसमें से 4th और 3rd वाली जो थी, 3rd थी मैकेनिकल प्रॉपर्टी और 4th थी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ये 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उससे पहले जो 3 प्रॉपर्टीज आपको बताई थी, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। तो आप इनको बढ़िया से इनके नोट्स बनाइएगा, अच्छे से इनको प्रिपेयर करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में सजेशंस दीजिए, शेयर कीजिए, और पुराने लेक्चर्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स पे जाइए। चैप्टर जब ख़त्म होने वाला होता है तो उस टाइम पे हम असाइनमेंट भी अपलोड करते हैं, जो कि हमारे फेसबुक पेज पे होता है। फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको असाइनमेंट सर्च करना हो, जो कि आखिरी लेक्चर ख़त्म होने के बाद ही आएगा, तो असाइनमेंट के लिए आपको करना क्या होगा, फेसबुक पेज पे जाना होगा और वहाँ पे एक पोस्ट आपको मिलेगी, वो पोस्ट लिखी हुई होगी सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री जब आप उसके लिंक पे क्लिक करेंगे, वो लिंक आपको गूगल ड्राइव पे ले जाएगा और वहाँ से आप असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बेटा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।